नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है, जो कि भारत का पहला नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। इसको लेके अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा चल रहा है, क्योंकि हमारे बाद भी डेवलपमेंट स्टार्ट करके अभी कुछ देश हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की रेस में हमसे आगे निकल चुके हैं और हमसे पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर चुके हैं। जबकि अगर एमका प्रोग्राम की बात करें तो हमने अभी तक इसकी एक भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब फिलहाल अगर एमका प्रोजेक्ट की डिले होने के पीछे किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो गवर्नमेंट होने वाली है, क्योंकि 2023 से इसकी प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीट होने के बावजूद भी अभी तक इसकी प्रोटोटाइप और फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो 15,000 करोड़ को एलोकेट करना था वो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया, जिसके बिना इसको आगे बढ़ाना असंभव होने वाला है। इस दौरान HAL, DRDO और AD की तरफ से एमका को लेके एक नई कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अब जैसे कि पहले ही बात बताया जा चुका था कि एमका एक आम 5th जनरेशन फाइटर जेट से काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि एक 5.5 जनरेशन फाइटर जेट होने वाला, जिसमें 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा। और अभी एमका के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पायलट को भी इंट्रोड्यूस करने की बात लगभग कंफर्म हो चुकी है, जो कि क्रिटिकल मिशन में को पायलट का या एक सेकेंडरी पायलट का या वेपन स्टेशन ऑपरेटर का काम कर सकता है, जिससे जो ओरिजिनल पायलट होगा उसके ऊपर जो वर्कलोड होगा वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और ये पायलट को फुली ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे ऑपरेशन में भी मदद करने वाला है। लेकिन अभी HAL और AD की तरफ से एमका की एक कंप्लीट अनमेन्ड वेरिएंट को ही डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसमें फिजिकली कोई भी पायलट इसमें मौजूद नहीं रहेगा और इसे कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक पायलट या AI की मदद से ऑपरेट किया जाएगा, या फिर ज़रूरत पड़ने पर इसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकेगा, जिससे एक्सट्रीम सिचुएशन में ह्यूमन पायलट की कैजुअलिटी रेट को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स इसमें इतना सहमत नहीं है और इंडियन एयरफोर्स कम्प्लीटली AI बेस्ड या अनमेन्ड वेरिएंट को अपनी सर्विस में अभी शामिल करना नहीं चाहता है। और इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि वो फिलहाल एमका की मैंड वेरिएंट को ही प्रेफर करने वाले हैं, जिसमें भले ही ऑटोमेटेड सिस्टम और AI को कुछ हद तक इंट्रोड्यूस किया जा सके और इस्तेमाल किया सके, लेकिन बिना पायलट के वो इसको ऑपरेट करना नहीं चाहते हैं। या यूँ कहे कि इंडियन एयरफोर्स अभी पायलट्स को पूरी तरीके से AI पायलट से रिप्लेस करना नहीं चाहते, उसके लिए तैयार भी नहीं है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे पहले तो इंडियन नेवी का कुल मिलाकर 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का प्लान था, लेकिन वो अभी इसको रिवाइज करके 4 कैरियर को ऑपरेट करने के बारे में सोच रहे हैं। और INS विक्रांत के बाद अभी INS विक्रांत क्लास की एक और सिस्टर वेसल को बनाने के बाद INS विशाल को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि हमारा पहला EMAL बेस्ड कैरियर होने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराने के लिए। लेकिन अभी तक एक EMAL बेस्ड कैरियर को डेवलप करने के लिए हमारे पास जो मेजर चैलेंजेस है वो ये है कि अभी तक हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, और अभी US के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और उसके बाद चाइना की तरफ से भी इस टेक्नोलॉजी को अभी डेवलप किया जा चुका है। पर हम अभी भी हमारी फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर में इंपोर्टेड EMAL सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले थे, जिसे US की तरफ से भारत को दिया जाएगा। लेकिन रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की एक फोटो सामने आया था, जिसमें नेवी की तरफ से उनको एक इंडिजिनस EMAL सिस्टम को दिखाया जा रहा था, जिसके बाद पता चला है कि अभी नेवी की तरफ से एक इंडिजिनस EMAL सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। और अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो हम यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद तीसरे देश होने वाले जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद होने वाली है। इस EMAL सिस्टम को अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से जॉइंटली डेवलप करने की बात सामने आई है, और अभी इसको लेके अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको फंडिंग की जाती है तो इस पर फर्दर डेवलपमेंट को जल्दी से किया जा सकता है, और इस पर अभी नेवी की तरफ से फिजिबिलिटी स्टडी को भी करना स्टार्ट किया जा चुका है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से, और अभी हम DRDO की तरफ से फ्लोट किए गए एक फ्रेश नोटम वार्निंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज DRDO की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक काफ़ी बड़ी नोटम वार्निंग को इशू किया गया। पहले भी DRDO की तरफ से इस महीने 2 अलग अलग नोटम वार्निंग को इशू किया जा चुका था, और आज DRDO की तरफ से बे ऑफ बंगाल में 13 मार्च को एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया। इस वार्निंग को करीब 3,550 किलोमीटर के एरिया के ऊपर इशू किया जा रहा है, और आमतौर पर जब भी ऐसी कोई वार्निंग को इशू किया जाता है तो उस दौरान कोई ना कोई मिसाइल को वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। लेकिन इस बार की जो वार्निंग है इसको काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर इशू किया गया, जिससे साफ है कि इस दौरान
कोई ना कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM की टेस्टिंग किया जाने वाला है। और फिलहाल जब तक DRDO की तरफ से टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया जाता है तब तक ये सीक्रेट ही रहने वाला कि इस दौरान किस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। लेकिन पिछले आंकड़ों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके की वार्निंग अभी दी गई है उस दौरान शायद अग्नि सीरीज की कोई अग्नि 4 या अग्नि 5 सीरीज की मिसाइल की टेस्टिंग हो सकती है, या फिर हमारी K सीरीज यानी कि K4 के बाद की मिसाइल की टेस्टिंग की जा सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।